titled Turkey Burst Lady Scholarship, Your Gateway to Global Education. My name is Dua Bilal, and I will be your host for today's webinar. At ScholarBit Society, our mission is to inspire minds and change lives. And today's webinar is a step towards guiding students to global academic opportunities. Today, we are privileged to have with us a speaker who has personally experienced the Turkey Burst Lady Scholar journey and successfully secured his prestigious scholarship. It is an honor to introduce our speaker, Mr. Hamad Ali, Turkey Burst Lady Scholarship Awardee 2024, MBBS student, Sivas Jamhuriyet University, Turkey. In today's session, he will walk us through the Turkey Burst Lady Scholarship, share his personal experience, discuss life as an international student in Turkey, and provide practical guidance for aspiring applicants. Before we begin, I would like to request all participants to please keep their microphones muted and cameras turned off to ensure a smooth session. There will be a dedicated question and answer session at the end of the webinar where you may ask your questions either by raising your hands or by typing them in the chat box. Please note that e-certificates will be provided to all registered participants. Now, without taking much more time, I would like to invite Mr. Hamad Ali to start the session. Sir, the floor is yours. Am I audible? Yes, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। आज के सेशन में जो है हम लोग तुर्की बुर्सदारी का जो है वो एक ब्रीफली जायज़ा लेंगे कि इसमें अप्लाई करने से लेके इसकी एप्लीकेशन को सबमिट करने तक आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आप इसमें इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, और इसके साथ-साथ जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी जो है वो लास्ट में रखेंगे। मैं अपनी मीटिंग को जो है वो प्रेज़ेंटेशन को जो है वो काफ़ी ब्रीफ रखूँगा। ज़्यादा जो हम फ़ोकस करेंगे वो Q&A पे करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को अगर वो एक दफ़ा वेबसाइट को ही अच्छे से देख लें तो उन्हें आइडिया हो जाता है इस चीज़ का। तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जी, स्क्रीन मेरी आप लोगों को शो हो रही है क्या? Yes, sir. चलें, थैंक यू सो मच। तो हम लोग अपने जो है वो प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने जो है वो ब्रीफली चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों ने यानी कि जो इसकी डिटेल्स है ना, वो मैंने इसमें एक्सप्लेन की हैं। तो आप लोग जो है वो इसका साथ साथ नोट्स लेते रहिएगा ताकि आप लोगों के जो है वो जो क्वेश्चंस हैं वो फिर रिपीटेड ना हों। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप ये गवर्नमेंट ऑफ तुर्की की तरफ से ऑफ़र की जाती है और इसमें सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में आप बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस स्कॉलरशिप में आप यानी कि चूँकि 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो आप लोगों को किसी भी किस्म की जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो इसमें नहीं होती, आपकी हर चीज़ कवर की जाती है। उन पे हम बात करेंगे कि आपको इसमें क्या-क्या कवर किया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये इसका एक इस साल का जो तुर्की बुरसाई 2026 है 26 का, उसका एक ऑफिशियल पोस्टर है यहाँ पे। इसमें इन लोगों ने यहाँ पर पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको यूनिवर्सिटी प्रोग्राम प्लेसमेंट यानी कि जो आप जिस डिग्री में अप्लाई करोगे आपकी वो एप्लीकेशन सपोर्ट, उसके बाद एकोमोडेशन, उसमें आपकी जो रिहाइश और खाना होता है वो दोनों चीज़ इंक्लूड होती हैं। देन आपका मंथली स्टाइपेंड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ट्यूशन फीस होती है, फ्लाइट टिकट होती है और तुर्किश कोर्स होता है 1 साल का, जो कि हर किसी को करना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपकी स्कॉलरशिप में कवर की जाती हैं। एप्लीकेशन डेट्स हैं 10 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक। आप इस वक्त जो है वो एप्लीकेशंस ओपन हैं। आज जैसे कि 23rd, आज जो है वो हमारे पास तकरीबन 27 डेज़ जो हैं वो आपके पास बाकी रह गए हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, जो कि एक अच्छा टाइम पीरियड है। आप लोग इसमें अपनी एप्लीकेशंस को बहुत ही इन्हांस्ड वे के अंदर जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं कि वाई तुर्की बुर्सा स्कॉलरशिप। ये सब बेनिफिट्स तो आपको इसमें मिल जाते हैं इस स्कॉलरशिप को अगर आप विन कर लेते हैं। स्टाइपेंड मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। स्टाइपेंड जो है वो इस वक्त लीरा के अंदर मेंशन्ड है, जो कि तुर्की की करेंसी यूनिट है। तेले जिसे कहते हैं तुर्किश लीरा। और
अगर आप इसे कन्वर्जन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको इन चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक चीज़ से सेटिस्फाई कर सकता हूँ कि यहाँ पे आपको जो है वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि लाइक अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि स्टाइपेंड पूरा पूरा होता है या हम यानी कि अपनी लाइफ कैसे उस पर जी सकते हैं, ये चीज़ें, इन चीज़ों की जो है आपको अभी फिक्र नहीं करनी है। अभी अपने अपनी एप्लीकेशन पे फोकस करें। ये सब चीज़ें जब आप विन कर लेंगे स्कॉलरशिप तब की बात है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो इस स्कॉलरशिप पर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि ये वर्थ इट है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स यहाँ पर जो अपनी स्टडीज़ को परस्यू करते हैं, और मैं खुद भी यहाँ पर परस्यू कर रहा हूँ। अब हम इसके एप्लीकेशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए आप इसमें एलिजिबल होने के लिए एकेडमिक तौर पर। एकेडमिक तौर पे आपको अगर बैचलर्स में अप्लाई करना है, बैचलर्स का मतलब आपने किसी भी बीएस प्रोग्राम में यानी ट्वेल्थ के बाद वाली जो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है फर्स्ट, उसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको 70% मार्क्स चाहिए अपने एफएससी के अंदर, ठीक है। ये जो परसेंटेज यहाँ पे लिखी हुई है ये एफएससी की परसेंटेज है, यहाँ पे 70%, ठीक है। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट्स यानी कि अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, आपने मास्टर्स या पीएचडी किसी में भी अप्लाई करना है तो आपको 75% चाहिए। और अगर आपने इन तीन फील्ड्स, ये तीन फील्ड्स बहुत स्पेशल हैं, ठीक है। एक है मेडिसिन जिसको हम एमबीबीएस कहते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में। डेंटिस्ट्री जिसे हम बीडीएस भी कहते हैं, और फार्मेसी जिसे हम फार्मडी कहते हैं। ये तीन जो फील्ड्स है ना, अगर आपने इनमें अप्लाई करना है, ये होती है एफएससी के बाद ही ऑब्वियसली, लेकिन इनकी एक स्पेशल क्राइटेरिया कि आपको इसमें 90% आपके हाई स्कूल में होने चाहिए, यानी कि आपके एफएससी में 90% होंगे तो आप इन तीन फील्ड्स में भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी यह है कि अगर आप इनके अलावा किसी भी एफएससी के बाद वाली प्रोग्राम में, बैचलर्स प्रोग्राम में अप्लाई करते हो तो आपके 70% से गुजारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज का जो क्राइटेरिया है वो, इसमें अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो यानी कि एफएससी के बाद, तो आप 21 साल से कम कम उम्र होनी चाहिए आपकी। अगर एप्लीकेशन के टाइम पर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए 30 साल का क्राइटेरिया सॉरी लिमिट है, और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए 35 साल की लिमिट है। रिसर्च स्कॉलरशिप जिसका मुझे खुद भी इतना आइडिया नहीं है, इसके लिए 50 ईयर्स की एज लिमिट है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की, कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें किसी भी कंट्री का जो सिटीजन है वो अप्लाई कर सकता है, दुनिया में कहीं से भी ताल्लुक रखता हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं यानी कि जिन्होंने अपनी एफएससी कंप्लीट कर लिया है, बैचलर्स कंप्लीट कर लिया या मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, वो लोग इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक ना बहुत अच्छा एज मिलता है, जिसको मैंने भी अपने जब अप्लाई किया था तब उस टाइम में मैंने भी इस्तेमाल किया था। कि अगर मिसाल के तौर पे अपनी डिग्री के आप फाइनल ईयर में हो ना, यानी कि आप अगर एफएससी कर रहे हो तो आप अपने 12th क्लास में हो, अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो आप 7th या 8th सेमेस्टर में हो, अगर आप अपनी डिग्री के यानी कि फाइनल ईयर में हो, तो आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हो होप सर्टिफिकेट की बेस पे। यानी कि आपको अपना रिजल्ट और जो आपका सनद वगैरह होती है जिसको आप डिप्लोमा भी कहते हैं हम, उसको उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप लोग के पास एक ऑप्शन है, अपनी डिग्री खत्म होने से पहले ही आप अप्लाई करो, और जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक आप किस अगर स्कॉलरशिप लगनी हुई तो आपको वो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। इससे ये है कि आपका साल ज़ाया नहीं होता। मैंने भी ऐसे किया था जब मैं फर्स्ट ईयर में था, सॉरी सेकंड ईयर में जब मैं था, यानी 12th क्लास में जब मैं था, तब मैंने इसमें अप्लाई किया था, और मेरा जो 12th का रिजल्ट है वो मेरी एक्सेप्टेंस के बाद आया था। लाइक आप अंदाज़ा लगा लें कि मुझे एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवार्ड हो चुकी थी, विनर था, एंड देन मेरा जो है वो एफएससी का रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट। तो इससे आपको एक बहुत प्रायोरिटी सॉरी बेनिफिट्स मिलते हैं इस स्कॉलरशिप अप्लाई करने के, कि आप अगर फाइनल ईयर में हो तब भी अप्लाई कर सकते हो बगैर अपना वक्त ज़ाया किए। नेक्स्ट एप्लीकेशन पीरियड की बात करते हैं। जो कैलेंडर है, एप्लीकेशन पीरियड है 10 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, यानी कि आपको आपके एप्लीकेशन को इवैल्यूएट किया जाता है, क्योंकि हज़ारों बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने जाहिर सी बात है सबको सिलेक्ट नहीं करना, कुछ 100 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं वो लोग, तो इसलिए आपके एप्लीकेशन को इवैल्यूएट किया जाता है इन महीनों के दौरान। देन इंटरव्यू का पीरियड आता है जून जुलाई में पाकिस्तान में, यानी कि ज़्यादातर जो है ना इंटरव्यूज जून जून में तो नहीं होते, जुलाई के स्टार्ट में होते हैं या दूसरे हफ्ते में हो जाते हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि रिजल्ट्स जो आपकी यानी कि आपको स्कॉलरशिप मिलनी है नहीं मिलनी, उसके बारे में आपको अगस्त के शुरू में पता चल जाता है। देन इनिशियल प्रोसेस आपका अगस्त में यानी कि अगस्त के एंड पे ही शुरू हो जाता है, एंड देन आप सितंबर के एंड या अक्टूबर के स्टार्ट में आप तुर्की आ जाते हो, यानी कि आपको फ्लाइट टिकट भी दे दी जाती है, आप यहाँ पे सक्सेसफुली लैंड कर जाते हैं अगर आप स्कॉलरशिप अवॉर्डी हैं तो। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है वो
या तो आईडी कार्ड चाहिए या पासपोर्ट चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पासपोर्ट पे अप्लाई करें। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप आईडी कार्ड पे भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जिसे हम सीएनआईसी कहते हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद आपकी एक फोटोग्राफ होनी चाहिए, फॉर्मल फोटोग्राफ या प्रोफेशनल फोटोग्राफ जिसे कहते हैं, वो आपकी होनी चाहिए। लाइक आपने कोई सेल्फी या किसी इवेंट में कोई ऐसी पिक्चर और कोई साइड पोज इस तरह का आपने कुछ अपलोड नहीं करना, प्रोफेशनल या फॉर्मल फोटोग्राफ आपने अपलोड करनी है। देन आपने नेशनल एग्जाम रिजल्ट्स, अगर आपने कोई एमडी कैट वगैरह दिया हुआ है तो आपके पास हाई स्कूल में ऐड करने का ऑप्शन होता है, आप वहाँ कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं डिप्लोमा और टेम्पररी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ये आपका होता है, यानी कि डिप्लोमा जिसे सनद भी कहते हैं या डिग्री कहते हैं जिसको, या फिर टेम्पररी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जिसको होप सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, ये आपको डालना होता है। अगर आप यानी कि अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हो तो आप डिप्लोमा ऐड करोगे। अगर आपने कंप्लीट नहीं की तो आप जो है वो होप सर्टिफिकेट ऐड कर दोगे। ट्रांसक्रिप्ट जो कि आपकी मार्कशीट जिसको कहा जाता है, डीएमसी भी कहा जाता है इसको, ट्रांसक्रिप्ट आपने ऐड करनी होती है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल एग्जाम रिजल्ट्स। ये एग्जाम्स हैं, जीआरई मास्टर्स वालों के लिए होता है, जो मास्टर्स में अप्लाई कर रहे होते हैं, जी मैट और सेट वगैरह बैचलर्स वालों के लिए होता है। अच्छा, ये एग्जाम्स अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करो जो ये एग्जाम्स रिक्वायर करती हो तो आपको ये चाहिए होते हैं, वरना ये नहीं चाहिए होते। और मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में ये एग्जाम्स नहीं चाहिए होते। मैं खुद भी बगैर सेट, बगैर कोई आइल्स टॉफल कुछ भी दिए बगैर यहाँ पर आया हूँ, यानी कि मैंने कोई ऐसा एग्जाम नहीं दिया। तो आपने बस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट चेक कर लेनी है कि वो क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक आपने सिलेक्ट करनी है। देन इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो आपको टॉफल का टेस्ट चाहिए होता है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आपको टॉफल होगा तो ही आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, वरना नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर आपने इंग्लिश यानी कि ऑब्वियसली अगर आपके पास टॉफल नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप तुर्किश लैंग्वेज में अप्लाई कर दो, तुर्किश में आप पढ़ सकते हो, दैट्स इट। उसके मैं खुद भी तुर्किश में पढ़ रहा हूँ और आप पढ़ सकते हो। ये नहीं सोचना अभी से कि यानी एप्लीकेशन सबमिट की नहीं है और ये मत सोचने बैठ जाना कि तुर्किश लैंग्वेज कितनी मुश्किल होती है, वो कैसे सीखी जाती है, ये वो सब चीज़ें बाद का प्रोसेस है और वो आप कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ के सब पाकिस्तानी यहाँ पर जो है वो अपनी डिग्रीज को परस्यू कर रहे हैं, टर्किश में कर रहे हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ और ये सब हो जाता है। अभी आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन पे फोकस करना है। नेक्स्ट, रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है मास्टर्स पीएचडी कैंडिडेट्स को। देन रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं, दो हों इनफ है, यानी कि दो रिकमेंडेशन लेटर इनफ होते हैं आपके। उसके बाद सीवी आपको चाहिए होती है, रिज्यूमे जिसे आप कहते हैं, या आपने यूरोपास से बना सकते हो, लिंक्डइन से क्रिएट कर सकते हो, वो आप सीवी जो है वो सबमिट कर सकते हो। इसके बाद इसकी जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट होती है, यानी कि आपकी जब एप्लीकेशन चली गई, आपने सबमिट कर दी है, उसके बाद ना आपकी असेसमेंट होती है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन को इवेलुएट किया जाता है। वहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन को देखते हैं, चेक करते हैं कि ये क्योंकि ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, गरीब को स्कॉलरशिप देनी है, ऐसा नहीं होता। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है तो इसलिए आपकी प्रोफाइल असेसमेंट की जाती है, देन आपको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, टेस्ट की बात करें तो ये एक मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ बैचलर के कैंडिडेट से जो है वो लिया जाता है। मास्टर पीएचडी वाले भी जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंटरव्यू देते हैं। लेकिन जो बैचलर वाले होते हैं ना, उनमें मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी भी है, उनमें सारे बैचलर प्रोग्राम्स हैं। उन लोगों को अपने इंटरव्यू के साथ साथ एक टेस्ट भी देना पड़ता है, यानी कि बैचलर वालों के लिए डबल काम होता है। जैसे कि मैंने भी इंटरव्यू भी दिया था, टेस्ट भी दिया था, तो आपको टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन उसके बारे में भी आपने अभी नहीं सोचना। यानी कि अभी अपने एप्लीकेशन पे फोकस करो, क्योंकि आपको मैं एक जो रियलिटी है स्कॉलरशिप की वो बता दूं कि तकरीबन, यानी कि ये प्रॉपर जो फिगर्स हैं ये कंफर्म ऑफिशियल या रिकॉर्ड से नहीं लिए गए। ये एक एसेट्स जो हैं वो फिगर्स हैं कि हर साल पाकिस्तान से 20-25 हज़ार जो बच्चे हैं वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं। और उन 20-25 हज़ार बच्चों में तकरीबन, यानी कि ये भी कंफर्म नहीं है लेकिन जैसे कि सीनियर्स ने हमें बताया है, हम आगे बताते हैं, तो तकरीबन 400-500 बच्चों को ना इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि 20-25 हज़ार अप्लाई कर रहे हैं और 400 या 500 बच्चों को वो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। अब उन 400-500 बच्चों में से उन्होंने सेलेक्ट करने होते हैं हर साल 150, 160, 170 बच्चे वो सिलेक्ट करते हैं। उनमें बैचलर के भी शामिल होते हैं, मास्टर के भी, पीएचडी के भी, यानी कि बैचलर के तकरीबन 50-60 होते हैं तकरीबन, मास्टर्स के 30-40, पीएचडी के 30-40, इस तरह टोटल मिला के पाकिस्तान से वो 150-160 सेलेक्ट करते हैं। 2025 में उन्होंने 168 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया और ये चीज़ मुझे खुद कंफर्म्ड है। वो ऐसे कि एम्बेसी में जो है वो मेरा कुछ काम था, तुर्किश एम्बेसी में, वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई है कि इस साल तुर्की बुर्सलारी ने पाकिस्तान से 168 कैंडिडेट्स को फाइनल एक्सेप्टेंस के साथ नॉमिनेट किया है।
जब 2024 में मैं यहाँ आया था तब तकरीबन 148 बच्चों को जो है ना उन्होंने नॉमिनेट किया था। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि तकरीबन जो एवरेज है वो 150 160 के करीब है। तो 20,000 एप्लीकेशन में से 400-500 का इंटरव्यू होना, उसके बाद 150 बच्चों का सिलेक्ट होना, तो ये एक वाकई टफ और कॉम्पिटेटिव स्कॉलरशिप है। तो आपने इसको अभी जो फोकस करना है वो टेस्ट को भी भूल जाओ, इंटरव्यू को भी भूल जाओ, तुर्की की जो लाइफ है, टर्किश लैंग्वेज है, इन सब चीज़ों को भूल जाएं। अभी आपने बस फोकस करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी एप्लीकेशन पे फोकस करना है, ठीक है। इंटरव्यू इसके बाद आपकी फाइनल असेसमेंट होती है, यानी कि जो एक्सेप्टेंस आपको फाइनल आनी होती है। उसके बाद हम लेटर ऑफ इंटेंट की बात कर लेते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट में आपने, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसको जो है क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पे आपको तीन चीज़ें अपनी एक्सप्लेन करनी होती हैं, 3 पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे लिखा है। एक आपका जो एकेडमिक और सोशल एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू योर फील्ड, यानी कि आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो उससे आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और सोशल एक्सपीरियंस वो आपने ब्रीफली बयान करना होता है। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं मेडिसिन का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपना जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा कि मैंने एफएससी प्री मेडिकल की और ये वो इस तरह करके। एंड देन मैं अपना जो सोशल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि, यानी कि मैं अगर अपना रियलिटी की बात करूं तो मैंने एफएससी के अंदर जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो मेयो हॉस्पिटल है, वहाँ पर मेयो हॉस्पिटल में मैंने चाइल्ड साइकाइट्री एंड एडोलेसेंस डिपार्टमेंट में ऑब्जर्वशिप की थी, ठीक है। तो मैं उसको इससे क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैंने ब्लड कैंप्स में वॉलंटियरिंग की हुई है, ठीक है। तो ब्लड कैंप्स में वॉलंटियरिंग करना वो एक मेरा मेडिसिन से रिलेट कर सकता है। तो आपने वो अपना सोशल एक्सपीरियंस बताना है जो कि आपकी जिसमें अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेट करता हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका रीज़न कि आप तुर्की को क्यों चूज़ कर रहे हो अपने स्टडी करने के लिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने अपना एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू बताना कि तुर्की ही क्यों, बाकी कंट्रीज भी तो हो सकते हैं, अपना कंट्री पाकिस्तान भी हो सकता है, आप तुर्की को ही क्यों चूज़ कर रहे हो, तो ये आपने बताना है। इसके बाद नेक्स्ट के आपके फ्यूचर प्लान्स और तुर्की बुर्साई स्कॉलरशिप आपके फ्यूचर पे कैसे बेनिफिशियल साबित होंगे, आपने इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है अपने लेटर ऑफ इंटेंट में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने ये नहीं कहना कि मैं तुर्की में काम करना चाहता हूँ, यानी कि अपने ग्रेजुएट होने के बाद, या फिर मैं जो है वो तुर्की में रहना चाहता हूँ, ऐसा वैसा नहीं। आपने पेट्रियोटिज्म जो है वो अपनी जाहिर करनी है। लाइक पाकिस्तान के साथ जो आपकी पेट्रियोटिज्म शो होनी चाहिए, मीन्स कि आप आ रहे हो सिर्फ स्टडी करने के लिए, स्टडी करके जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो आप अपनी कंट्री वापस चले जाओगे, आप कहीं और चले जाओगे, तुर्की में स्टे नहीं करोगे। ये इनकी एक फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। जहाँ इनको कहीं शक होता है ना कि स्टूडेंट के जो अज़ाइम हैं, जो उसके ख्यालात हैं, जो उसके प्लान्स हैं, वो इस तरह के हैं, तो वो फिर नहीं करते, क्योंकि जो अपने मुल्क का नहीं वो किसी का भी नहीं। तो इसलिए जो है आपकी जो पेट्रियोटिक जो थॉट्स हैं वो आपके लेटर ऑफ इंटेंट में शो होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्टूडेंट्स के जो माइक हैं वो अगर ओपन कर दें बारी बारी, यानी कि स्टूडेंट हैंड रेज करें और आप उनके माइक्स उन करके उन्हें मौका दें सवाल पूछने का, तो आई थिंक आसानी होगी। दूसरा ये कि क्वेश्चंस जो है ना वो आप रिपीटेड मत पूछिएगा, यानी कि अगर एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछता है तो दूसरा स्टूडेंट सेम क्वेश्चन ना पूछे, ताकि वक्त हमारा ज़ाया ना हो। हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है और अभी इस वक्त तकरीबन 23 मिनट गुजर चुके हैं हमारे सेशन को। बाकी के हम टाइम में जो है वो क्वेश्चन आंसर पे फोकस करते हैं। तो स्टार्ट करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम अमाद भाई, मेरी आवाज़ आ रही जी जी, जी जी, आ रही है आपके पास। है? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके अमाद भाई, मैंने सबके माइक ना अनम्यूट कर दिए, तो ये हैंड रेस अ, करेंगे तो दुआ आप ऐसा इनको ना करें, वन बाय वन सबके अलाउ मत करती कीजिएगा, जाएगी कि आप सबके क्वेश्चन आप अनम्यूट कर मत सकते हैं, कीजिएगा, ठीक है? जो हैंड रेस करता है ना उसको अलाउ कर दें अनम्यूट करने का, नहीं तो इसका डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया आई थिंक। जी, जिनके क्वेश्चंस हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आपको ऑर्गेनाइजर जो है वो माइक ओपन करने का ऑप्शन देगा, आप फिर अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी भाई, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि इस एप्लीकेशन में अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करने का लिंक मैं यहीं पे, 1 मिनट रुकें, मैं आपको
फॉरवर्ड करता हूँ। अप्लाई करने का लिंक भी मैं आपको भेज रहा हूँ। इसके साथ साथ अभी जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी है वो एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन है इससे जी मुतालिक, लाइक स्कॉलरशिप से मुतालिक। अगर आपने डिटेल्ड हर यानी कि टॉपिक पर, जैसे लेटर ऑफ इंटेंट हो गया, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए, आपकी सीवी है, आपका ओवरऑल जो प्रोफाइल है, अगर आपने उस पर डिटेल्ड यानी कि जानना है, तो यूट्यूब पे मैंने हर टॉपिक पे ना यानी कि सेपरेट वीडियोस जो हैं वो भी बनाई हैं, तो आप लोग उन्हें भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि सेशन में हम सब चीज़ें कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ पर जो है मैंने सब चीज़ें कवर की हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो बुर्सलारी, तुर्की बुर्सलारी का जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया है। आप जो है वो यहाँ से अपना एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, भाई आपने देख लिया, ठीक है, कोई नहीं। मुझे पता चल गया था कि आप पेपर में बैठे हुए हैं। एक्चुअली मैं यूनिट में आया हुआ था, मैंने कहा चलो भाई से मुलाकात करते चलते हैं और थोड़ी सी हाइकिंग के हवाले से गपशप कर लेंगे। तो एग्जैक्ट। यूनिफॉर्म भी थी लेनी, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह जब आप संडे वाले दिन आएंगे तो मैं ले लूँगा। और मेरे ना यार वो जो दूसरे शूज़ पड़े थे जो मैं हाइकिंग वगैरह पे पहनता था, वो मेरे यूनिट में ही पड़े हुए हैं यार, वो भी देख के ना मुझे उठा के दे दिए आपने। शहरियार भाई, ये माइक्स का थोड़ा देखें क्या सीन है, कंट्रोल करें इन्हें। हो गया सारा ठीक हो गया। बढ़िया, बाकी काम नहीं है, मैं तेरे को आया हूँ भाई, अच्छी तरह मामला है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, हम एंजॉय करेंगे, जिंदगी 4 दिन के लिए एंजॉय। जी, मैंने ये ना लिंक सेंड कर दिया आप लोगों को, यूट्यूब चैनल का भी भेज दिया। यहाँ पे मैंने हर टॉपिक पे डिटेल जो है वो यानी वीडियो जो है बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ में आपको तुर्की बुर्सारी का भी लिंक भेज दिया, आप जो है वो इधर से अपनी एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है, हैंड रेस करें प्लीज़। जी हाँ जी हिबा, आप अपना क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, को पूछें क्वेश्चन आप। सर, इंटरव्यू से रिलेटेड पूछना था कि हम जो पाकिस्तान में होते हैं, हमारे बेसिकली हम इंग्लिश लिख सकते हैं और इंग्लिश को अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली इशू होता है कि जब हम स्पीक करते हैं या फिर बोलते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह मोस्टली हमारे इंग्लिश में होते हैं, तो उसमें उनका मतलब क्या क्राइटेरिया होता है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो उसे मुश्किल हो रही है, मतलब तेजी से नहीं बोल पा रहा है, फ्लो के साथ मैंने नहीं आपको एक बोल चीज़ पा रहा बताई है। थी ना, एक मिनट, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आई एम सॉरी। मैंने जो आपको बताया ना कि अभी आपने जिस पे फोकस करना है वो आपकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पे इतनी जान लगाओ कि आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए एटलीस्ट, क्योंकि इंटरव्यू तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 20-25 हज़ार बच्चे अप्लाई करते हैं और 400-500 की ईमेल आती है इंटरव्यू की। तो आप लोग अभी अपनी एप्लीकेशन पे फोकस करो, इंटरव्यू को भूल जाओ इस वक्त के लिए, ठीक है। होगा पता है क्या, जब आपके इंटरव्यूज की मेल आएगी ना, तो आपको तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम मिलता है तैयारी करने का, ठीक है। 2 हफ्ते पहले ही आपको मेल आ जाती है आपके टाइम से। तो हमारे तुर्क यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं तुर्की में, वो स्टूडेंट्स को रीच आउट करते हैं जिनको इंटरव्यू की मेल आई है, और फिर उन्हें जो है ना 1-to-1 ट्रेनिंग देते हैं, गाइड करते हैं, ताकि बात पता है क्या है, जब आप 20,000 बच्चों को compete करके 500 बच्चों के अंदर आ गए हो ना, आगे आपने 500 में से 150 में आना आपके लिए ज़्यादा आसान है 20,000 से 150 में आने से। तो इसलिए अगर आपकी इंटरव्यू तक पहुंच गए हो, तो आपको इंटरव्यू के लिए हम गाइड करेंगे, ठीक है। आप भूल जाएं उस चीज़ को, सीनियर्स आपके लिए यहाँ पे मौजूद होंगे। लास्ट ईयर भी, यानी मिसाल देता हूँ आपको, 2024 में क्या हुआ है कि जब मुझे इंटरव्यू की मेल आई है, तो मुझे एक बंदे का मैसेज आया जी कि ये ग्रुप ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए गाइड किया जाएगा। मैंने किया, तो वहाँ पे सीनियर्स ने हमें 1-on-1 ट्रेनिंग दी है, ठीक है, कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन का नहीं रखना, सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। फिर 2025 में क्या हुआ कि जब हम सीनियर बन गए, हम यहाँ तुर्की में आ गए, हम एक्सपीरियंस हो गया, हमने जूनियर्स को अप्रोच किया, हमने जूनियर्स को गाइड किया इंटरव्यू से मुतालिक। अब 2026 है, 2026 की एप्लीकेशन शुरू हो गई है। आप लोगों को अगर ईमेल आ गई, आप यानी कि लकी हुए, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हुई, हम आपको खुद गाइड करेंगे, ठीक है।
उस चीज़ को अभी छोड़ दें, अपने एप्लीकेशन पे फोकस करें अभी। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नेक्स्ट। हमाद भाई। जी वालेकुम सलाम। मैं ना मतलब 2025 में मैंने अपने बीएस के लिए अप्लाई किया था और मैं ना इसमें सिलेक्ट हो गया था इंटरव्यू के लिए। लाहौर में मेरा इंटरव्यू हुआ लेकिन मैं गया ही नहीं, क्योंकि एक तो मेरे रीजंस थी, मतलब एक तो स्टाइपेंड बहुत कम दे रहे थे, आई थिंक 40-45 पाकिस्तानी रुपीस बन रहे थे, और दूसरा मेरे यहाँ 4 सेमेस्टर हो गए थे, मेरी CGPA 3.93 इधर मेरे 4 सेमेस्टर तक थी। मैंने एग्रीकल्चर में जी अप्लाई क्वेश्चन किया बताएं था। आप प्लीज़, क्वेश्चन बताएं काइंडली। क्वेश्चन ये है कि वहाँ पर मतलब मैं आगे प्लांट ब्रीडिंग वहाँ करना चाहता हूँ, क्या मतलब मेरे लिए वो ठीक रहेगी या नहीं रहेगी? मैं प्लांट ब्रीडिंग का क्योंकि स्टूडेंट मैंने नहीं हूँ, मास्टर मैं भी नहीं बता सकता आपको। ये रिसर्च आप खुद करें इस मामले पे। मैं प्लांट ब्रीडिंग का स्टूडेंट नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली। वैसे मतलब एग्रीकल्चर के लिए नो आइडिया, नो टर्किश आइडिया एट ऑल। लैंग्वेज मतलब बैरियर है या नहीं है? मैं मेडिसिन का स्टूडेंट हूँ और मुझे इस वक्त थोड़ा बहुत कभी कभार बैरियर फेस करना पड़ता है, एंड रेस्ट आप खुद समझ जाएं। अच्छा चलो ये बताएं कि टर्किश में मतलब बंदा स्किल सिलेक्ट हो जाता है, वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है या नहीं है? देखिए आपको मैंने बताया ना कि 1 साल का तुर्किश कोर्स आपको करना ही करना है। अगर आपका कोर्स में आप सीख अच्छा जाते हो, मैं सीख गया हूँ ना, अब मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, हज़ारों बच्चे पाकिस्तानी हैं दूसरे मुल्कों से आते हैं, वो भी सीख जाते हैं, कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों का भी छोड़ दें। मैं अगेन वही बात करूंगा कि अभी अपने इंटरव्यू एप्लीकेशन, तुर्की आना, टर्की सीखना, इन सब के बारे में क्वेश्चंस मत कीजिए, एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। रिकमेंडेशन नेक्स्ट। लेटर्स के अस्सलाम बारे वालेकुम में थोड़ा सर। बता दें। जी वालेकुम सलाम। सर आप उनका सवाल का जवाब दे दें। वेट करो। रिकमेंडेशन लेटर का क्या पूछा आपने लास्ट? ओके नेक्स्ट। जी पूछें मैं ये सवाल आप। पूछ रहा था ये था कि मैं ना यहाँ पे CS कर रहा हूँ। अच्छा कंटिन्यू करें आप, मैं उन्हें दोबारा मौका देता हूँ बात करने का। सर मेरा ये सवाल था कि मैं यहाँ पे CS कर रहा हूँ, तो जब मैंने एप्लीकेशन अपनी अब किया ना, अप्लाई किया, तो वहाँ पे ना मैंने बिजनेस की फील्ड को चूज़ किया, इसलिए कि ताकि ना मेरे ज़्यादा चांसेस हो सकें। क्या ऐसा है कि अगर हम बिजनेस वाली फील्ड को चूज़ करें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हमारे चांसेस बढ़ सकते हैं? और मैंने लैंग्वेज देखें। भी जो हाँ है हाँ। ना वो उसके वाली, हाँ हाँ। तो ये मैंने लैंग्वेज कौन सही सी है किया है आपकी? कि गलत किया? मैंने कोई सबमिट नहीं किया। तुर्किया को मैंने किया है उसमें। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं एक तो आपको होती एक है ना चीज़ डिग्री आप बता दूँ। इंग्लिश में कर। हम्म। जी जी मैं सर। आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखें लैंग्वेज वगैरह ठीक है, आपने तुर्किश में कर लिया, दैट्स फाइन। अगर आपके पास टेस्ट होता तो आप इंग्लिश में भी कर सकते थे, टॉफल होता अगर। बात सारी ये है कि अगर आप अपने लेटर ऑफ इंटेंट में ये बात बता सको उन्हें कि आप कितने मोटिवेटेड हो इसको पढ़ने के लिए, इस फील्ड को यानी बिजनेस को पढ़ने के लिए, फिर इसी तरह अगर आप क्लियर कर सकते हो कि आप जो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसमें हर चीज़ आप कर सकते हो, तो वेल एंड गुड, आपके चांसेस हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि चांसेस का जो है ना, वो ना मुझे पता है ना ही यहाँ पे किसी और को पता है। चांसेस का सिर्फ और सिर्फ या तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, या फिर जो है ना जो तुर्की बुर्सदारी जो आपको स्कॉलरशिप देंगे उन्हें पता है। चांसेस का मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लाइक, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ और चांसेस के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब आपको एक चीज़ का मैं ज़रूर बता दूं कि मेडिसिन जो है ना, उसमें हर साल एक दो बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है एमबीबीएस के अंदर ना। 2024 में सिर्फ मैं यहाँ पर आया हूँ एज अ मेडिसिन स्टूडेंट, जबकि अप्लाई करने वाले कई सौ बच्चे थे मेडिसिन के अंदर भी, लेकिन वो नहीं हुए। क्या वजह थी? कि शायद उनकी एप्लीकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी मेडिसिन के लिए। तो इसलिए अगर आप सीएस वाले हो और आप उसी से रिलेटेड कोई फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हो और आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग है, तो आप ज़रूर विन कर सकते हो अपनी फील्ड में। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बिजनेस में कर लेता हूँ, शायद मेरे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग ना हुई तो बिजनेस में भी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो इसलिए इन चीज़ों को आप माइंड में रख के जो है वो करें, प्रोफाइल पे फोकस करें, अपनी अपनी एप्लीकेशन पे फोकस करें। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। जी जी वालेकुम सलाम। अरबाब बात कर रहा हूँ। जी बताएं, हाँ आवाज़ क्वेश्चन आ करें रही है? आप।
जी आ रही है, आप क्वेश्चन करें। भाई मैंने पूछना ये था कि अभी मैं ना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तकरीबन चौथा सेमेस्टर है मेरा। ओके। तो अगर मैं सेकंड ईयर बेस पर अप्लाई करना चाहूँ तो इसके लिए जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है, या जो भी मतलब कॉलेज के रिलेटेड हमने कागजात जमा करवाने होते हैं इसके अंदर। कोई नहीं चाहिए आपको, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपके एफएससी की जो डिग्री होती है ना, सनद जिसको कहते हैं, वो होनी चाहिए, एफएससी की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक रिजल्ट कार्ड जिसको कहते हैं, दैट्स इट। ठीक हो गया। कोई और अगर प्रोफिशिएंसी नहीं इधर चाहिए मतलब आपको, बनवा ले कोई होप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ, रिकमेंडेशन जी, लेटर लेना होगा, वो आप अपने टीचर से ले सकते हो या किसी मेंटोर से, किसी स्कॉलर से ले सकते हो, दैट्स इट। यूनिवर्सिटी से किसी से ले सकते हैं? हाँ, यानी कि ले लीजिएगा किसी ना किसी से। और एक ठीक और हो बात बता दूं कि रिकमेंडेशन लेटर 100% नहीं होता कि आपको करवाना पड़ता है, यानी ज़रूरी नहीं है। ये आपका ऑप्शनल जी। डॉक्यूमेंट है तो कर दो जमा, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो उसको, यानी कि वो आपसे कुछ और नहीं मांगेंगे। ओके हो गया, थैंक यू भाईजान, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मुनीजा रुमैसा अहमद इकबाल का हो गया आई थिंक। मोहम्मद हमाद, क्वेश्चन करें आप लोग। तो सर ये बता दें कि आपने ना अपनी ये एप्लीकेशन में क्या क्या सब चीज़ें ऐड की थी कि आपकी ना वो सिलेक्शन हो गई थी। यार ये एप्लीकेशन काफ़ी, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। मैंने आपको लिंक यहाँ पे चैट में ऐड किया है चैनल का, आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल के बारे में यानी कि बताया हुआ है कि प्रोफाइल में क्या क्या था। आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा सब चीज़ों का। लेकिन यह है कि कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। हाँ, अगर आप आइडिया लेना चाह रहे हो तो ज़रूर देखें आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ना देखें। लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैंने की हैं उन्हें 100% कॉपी पेस्ट करना और यानी कि इसका मतलब कि स्कॉलरशिप हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है इसमें। जी अच्छा माद नेक्स्ट। भाई, एक और सवाल पूछना था कि अगर हम इसमें डेट का तो कोई इशू नहीं होता कि अगर लेट अप्लाई कर लें या बाद में पहले अप्लाई कर लें, जो पहले वाले होंगे वो जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे या बाद ऐसा वाले नहीं होता, उनका नहीं रह नहीं नहीं जाएगा, नहीं। मतलब मैंने ये वाला सीन तो नहीं है? मैंने जब अप्लाई किया था 20 को आखिरी तारीख होती है ना, मैंने 17 को अप्लाई किया था आई थिंक, 18 को आई थिंक मेरी एप्लीकेशन इसी डेट में सबमिट हुई थी। सही यानी कि बंद होने से सही मैंने हो गया, 2 या 3 दिन। भाई जान। हाँ, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि ना 2-3 दिन पहले अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आखिरी एक दिन में ना पोर्टल बहुत स्लो हो जाता है, हर कोई यानी कि चीज़ें ऐड कर रहा होता है ना, तो वेबसाइट स्लो हो जाती है। तो इसलिए अगर जी आप जी लोग बिल्कुल दो बिल्कुल। तीन दिन पहले सबमिट कर लो, अच्छी बात है। मुझे भी मेरे करियर काउंसलर ने यही कहा था कि हम आज 2-3 दिन पहले ना अपनी एप्लीकेशन सबमिट लाजमी कर देना, मैंने भी यही किया, 17 या 18 तारीख को मैंने जमा करवा दी थी। Really जी sorry for the ठीक है नेक्स्ट। भाई, interruption, sir. मेहरबानी। I want to make an announcement. Sir, I want to make an announcement. या गो फॉर Google इट form प्लीज। is shared in the chat box. Participants are advised to fill the form for e-certificates. जी आप लोग फॉर्म फिल कर लें, अपने सर्टिफिकेट्स पार्टिसिपेशन के सेशन में पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट लेने के लिए। और जिन्होंने फिल कर लिया है वो आप क्वेश्चन Q&A पे जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सर मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में ये होता है कि अगर आप अप्लाई करें तो वो जो सीवी मांगते हैं वो यूरोपास की है। क्या हम्म, टर्की में भी कर दें आप, यूरोपास मैंने खुद की यूरोपास फैसिलिटी? यूज़ की थी, यस, यूरोपास। ओके सर, थैंक यू। जी और मैंने खुद सर भी यूरोपास की थी, आप लोग भी, यूरोपास एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू क्रिएट योर सीवी, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। सर अगर आपका रिसर्च बैकग्राउंड है किसी भी स्टूडेंट का, तो और एक स्टूडेंट का है कि उसका रिसर्च बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या रिसर्च बैकग्राउंड वाले को प्रेफर किया जाता है? और एक अगर एक स्टूडेंट का रिसर्च बैकग्राउंड नहीं है लेकिन कुछ थोड़ा बहुत प्रोफेशनल है कि उसने एक दो इंटर्नशिप्स की हुई हैं और मुख्तलिफ हम्म। टेक्नोलॉजीज में, तो वो इनमें किस चीज़ को बेसिकली प्रेफरेंस मिलती है या फिर नहीं मिलती? देखिए ये मैं तो नहीं बता सकता, आपने किस लेवल पे अप्लाई करना है, बैचलर या मास्टर्स? सर मास्टर्स। हाँ देखिए, मैं खुद यहाँ पे बैचलर का स्टूडेंट हूँ, तो जो चीज़ें मेरे इल्म में नहीं है या मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है वो मैं आपको गाइड हरगिज़ नहीं करूँगा। गलत गाइड करने से बेहतर है ना करूँ आपको। तो इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं दे सकता अनफॉर्चुनेटली, मैंने आज तक खुद भी रिसर्च का कुछ नहीं पता मुझे, मैं खुद बैचलर्स का हूँ। तो मैं आपको इसका कोई क्लियर आंसर नहीं दे सकता, सॉरी। ओके, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट।
ओके, सो दिस इज शमैसा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यू नीड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपकी डिग्री है जैसे कि मार्कशीट है वट एवर इट इज, यू नीड दोज अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम HEC एंड इन इवन सम केसेस मोफा से भी। सो फॉर दिस डू वी नीड अटेस्टेशन फ्रॉम HEC एंड मोफा, या फिर उसके बगैर नहीं आप नहीं कर नहीं, सकते हो? आप अभी जब एप्लीकेशन स्टेज है ना जो आपकी, जब आप अप्लाई कर रहे हो, अगर तो अटेस्टेड हैं वेल एंड गुड, मसला नहीं है, लेकिन उन्हें अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड। आप अपने सिंपल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड कर दें, दैट्स इनफ। कोई अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पर। बट हाँ, जब आप लोग अपने एक्सेप्ट हो जाओगे, स्कॉलरशिप विन कर लोगे, तो फिर आपको जो है वो इंशाल्लाह हम सीनियर्स यहाँ पे जो हैं वो आपको गाइड करेंगे कि अब आपने क्या क्या करना है, क्योंकि तब आपको सारी अटेस्टेशन वाला काम करवाना पड़ता है। यानी कि बोर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपके FSC और मैट्रिक के होते हैं वो भी करवाने पड़ते हैं, लाइक बोर्ड से, IBCC से, मोफा से। देन आपके जो यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो HEC, मोफा, एंड देन आपको फिर वो तुर्किश एम्बेसी से भी करवाने पड़ते हैं। तो वो हम उस सारे प्रोसेस को बहुत डिटेल में गाइड करेंगे, बट अभी नहीं, जब आप विन कर लोगे तब। और आपके सीनियर्स भी आपको गाइड करेंगे, असिस्ट करेंगे, साथ में आपको तुर्किश एम्बेसी भी असिस्ट करेगी आपको इस मामले में। तो आप ये कह लें कि एक दफा अगर आपने स्कॉलरशिप विन कर ली ना, तो आपको कोई भी ऐसे नहीं छोड़ेगा। हर हर कोई आपको जो है वो असिस्ट करेगा हर मामले में, हर स्टेज पे, हर स्टेप पे। और एक दफा अगर आपने विन कर ली तो कोई अटेस्टेशन के प्रॉब्लम की वजह से आप, ये नहीं है कि आप स्कॉलरशिप से रह जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 100% आप जाओगे तुर्की। आपको विन करने की जरूरत है, दैट्स इट। Okay, so I have another question which is के let's imagine कि हम select वगैरह सब कुछ हो गए, और अगर हमारा कोर्स टर्किश लैंग्वेज में, आई राइट कि हमारा एक साल पूरा फिर टर्किश लैंग्वेज सीखने में गुजरेगा, so in that time period would we like can we study whatever program we have applied to, या फिर हमें वो एक साल नहीं पूरा अपना नहीं, सिर्फ टर्किश लैंग्वेज में ही लगाना हाँ, पड़ेगा? आप आपको ना अपना एक पूरा साल तुर्किश में ही लगाना, तुर्किश लैंग्वेज पर ही लगाना पड़ेगा। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्होंने तुर्किश में पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है। ये उनके लिए भी है जो टॉफल का टेस्ट देकर, रिजल्ट अपलोड करके इंग्लिश में अप्लाई किया था, इंग्लिश में सिलेक्ट हो गए उन्होंने, यानी कि इंग्लिश में पढ़ना है, लेकिन उनको भी एक साल तुर्किश पढ़ना ही पड़ता है। यानी कि ये समझ लो आप कि आपका प्रोग्राम इंग्लिश में है या तुर्किश में है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका जो पहला साल है वो तुर्किश लैंग्वेज पे लगेगा सोलेली, यानी सेपरेटली आपका वो तुर्किश लैंग्वेज पे ही लगना है, दैट्स इट। Okay, so I just have one more last question, sorry. Which is कि sorry, मैं क्वेश्चन, हाँ, अगर आपका प्रोग्राम टर्किश में जिसमें आप अप्लाई करें, so you don't need to give them TOEFL or any sort of English proficiency letter. Yeah, you don't have to give anything. Okay, thank you Like you so don't much. need any kind of certificate, any kind of like internationally recognized test. You don't need anything actually. Okay, perfect. Thank you. Welcome, next. सर इंग्लिश जो अगर हम इंग्लिश बेस्ड कोर्सेज में अप्लाई करते हैं तो उसमें टॉफल के अलावा जो हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर हम नहीं, लेते हैं अपनी not यूनिवर्सिटी से, applicable, not applicable at all. सर टर्किश और इंग्लिश दोनों में जो कोर्सेज होते हैं, इनमें कोई कोटा सिस्टम होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम टर्किश में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है, या इंग्लिश में अप्लाई करेंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा? I don't know, like मुझे स्टैट्स नहीं पता कि कितने बच्चों ने तुर्किश में किया और कितने एक्सेप्ट हुए, कितनों ने इंग्लिश में किया, कितने एक्सेप्ट हुए। इस चीज़, ये स्टैट्स का अंदाज़ा मुझे नहीं है, तो मैं इसका आंसर नहीं कर सकता। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आप अपने क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं। जी, मुनीज़ा आपका हैंड रेज्ड है, रुमैसा का हो गया है, मोहम्मद हमाद आपका भी हैंड रेज्ड है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग अपना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने स्टार्ट में बताया था ना कि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स जो है फाइनल ईयर, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद 7 सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ, और फिर आपने शेयर किया था कि तुर्की शिफ्टेड तक आप सितंबर तक सारा कुछ हो जाता है, और मेरी जो डिग्री है तो वो दिसंबर तक आएगी ना, तो फिर मैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती, मतलब मुझे ईयर वेस्ट आपकी करना। क्लासेस कब खत्म हो रही हैं? क्लासेस आपकी कब खत्म होंगी? क्लासेस मेरी दिसंबर में ख़त्म होगी, 8 सेमेस्टर मेरा दिसंबर में ख़त्म होगा। फिर अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर सकती। अगर आपकी क्लासेस अगस्त तक ख़त्म हो रही हैं ना, तो फिर आप कर सकते हो अप्लाई, लेकिन अगर आप दिसंबर तक जा रहे हैं फिर अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर सकते। ओके ओके, थैंक यू सो हाँ, फिर मच। आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हो, यानी कि अगले साल जनवरी में ना अपनी, यानी डिग्री आपकी दिसंबर में ख़त्म हो जाएगी,
इतने तक 2027 का जनवरी आ जाएगा इंशाल्लाह, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी और कोई क्वेश्चंस हैं आपके? अगर नहीं है तो फिर हम सेशन को जो है वो एंड करते हैं यहाँ पर। एंड आप सब लोगों को जी वालेकुम सलाम। सर हमारा एक ही क्वेश्चन है, वो ये है कि जब हम अप्लाई करते जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम इसमें आते हैं ना कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को मेंशन करना होते, तो सर इस हवाले से भी हमें गाइड करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी को हमने सेलेक्ट करना है ताकि हमारा एडमिशन वहाँ पर हो जाए। एक चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपने इसको लाइक फुल सीरियस नोट पर लेकर इसी को फॉलो नहीं करना, बट एक सजेशन है मेरी, वो ये कि जो यूनिवर्सिटीज़ है ना बड़े शहरों की, लाइक इस्तांबुल की हैं, अंकारा की हैं, इज़मीर की, अंतालिया की, बुरसा की, इन यूनिवर्सिटीज़ में ना कंपटीशन रिलेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि हर बच्चे इंटरनेशनल, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए ओपन है स्कॉलरशिप, तो बहुत बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं इन शहरों के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे शहर जो छोटे हैं तुर्की में, और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ क्या होता है कि ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहे होते। अगर आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है कि आपको लगता है कि आप बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो जाओगे, यानी कि आपके पास अच्छे खासी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है, आपका जीपीए बहुत अच्छा है, ये सब, तो आप लोग आंखें बंद करके कर लो अप्लाई, बड़े सिटीज़ की यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर लो। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है और आप चाहते हो कि मैं किसी तरह भी एडमिशन ले लूँ, तुर्की में जाना है बस मुझे, शहर का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आपको जो है वो अपनी प्रोफाइल के मुताबिक सेलेक्ट करनी होंगी यूनिवर्सिटीज़। छोटे शहरों की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें। इस तरह फिर आप जो है वो आसानी से, मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं। बाकी मैं ज़्यादा आपको गाइड नहीं कर सकता इस मामले में, क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2024 में जब मैंने आना था तो मेरे साथ मेरे कुछ स्कूल फेलोज भी थे जो कि अप्लाई कर रहे थे, और हमारे एक ही करियर काउंसलर थे जो हमें गाइड कर रहे थे। उस वक्त ना एक स्टूडेंट था हमारे साथ, उसने ना सैट का टेस्ट दिया हुआ था, उसके मेरे ख्याल से 1600 में से 1550 स्कोर था, यानी कि 98% उसकी सैट के अंदर थी। देन उसने टॉफल का टेस्ट भी दिया हुआ था और उसने इंग्लिश में अप्लाई किया, यानी कि उसकी प्रोफाइल अच्छी खासी स्ट्रांग थी। अच्छा, मेरे पास क्या था कि मेरे पास ना तो सैट का टेस्ट था, ना ही मैंने कोई टॉफल वगैरह दिया हुआ था, तो मैंने तुर्किश में अभी अप्लाई किया, और ना ही मैंने सैट का टेस्ट आपकी एप्लीकेशन को बड़ा स्ट्रांग करता है। अब मेरे पास सेट नहीं था, तो मैंने क्या किया कि ना अपने करियर काउंसलर से इस बारे में मशवरा किया। उन्होंने कहा कि ना आप छोटे शहरों की जो यूनिवर्सिटी है उनको टारगेट करो अगर आपने वाकई में इसे विन करना है। तो मैंने भी खुद से ये सोचा कि अगर 100% स्कॉलरशिप है तो बस खैर है, फिर छोटे शहर भी चलेंगे। मैंने फिर छोटे शहरों को टारगेट किया, और मुझे जो स्कॉलरशिप मिली है वो तुर्की के सबसे जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यहाँ का, सिवास, वहाँ पे मिली। अब ये इतना फेमस सिटी नहीं है, इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन तुर्की के बड़े शहरों में दूसरे नंबर पे आता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और यूनिवर्सिटी के लिहाज से हर चीज़ से बेहतरीन रहा है। लेकिन जो मेरी एक इमेजिनेशन थी उससे बेहतर मुझे मिल गई। तो आप भी ये मत कीजिएगा कि सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो इस्तांबुल, अंकारा की डाल लो, ऐसा नहीं, दूसरे शहरों को भी दें प्रेफरेंस, ताकि अगर आपकी एप्लीकेशन बड़ी यूनिवर्सिटीज बड़े शहरों में ना हो सकती हो तो फिर चलो कम से कम छोटे में हो जाए एक्सेप्ट। ठीक है सर, शुक्रिया शुक्रिया। जी और Okay, कोई if सर कोई anyone has a क्वेश्चन है? question, please go ahead. Then we'll conclude the session. आई थिंक क्वेश्चंस जो है वो ख़त्म हो गए हैं। हम भी सेशन को कंक्लूड करते हैं। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट विशेस। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो इस जो हमारा प्रोसेस है, एप्लीकेशन का प्रोसेस खासकर, क्योंकि एक दफ़ा आप एप्लीकेशन प्रोसेस से गुजर गए तो आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा, बिलीव मी। और हम खुद यहाँ सीनियर्स जो हैं वो जो इंटरव्यू तक पहुँच जाते हैं उन्हें फिर गाइड भी करते हैं आगे, ताकि वो आसानी से स्कॉलरशिप को विन कर सकें। तो इसलिए आप लोग अपनी एप्लीकेशन पर फोकस करो। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस अगेन। अब अस्सलाम दुआ में याद वालेकुम। रखिएगा मुझे भी। अल्लाह हाफिज़। Jazakallah, sir. Alhamdulillah, we have reached the end of today's insightful session. On behalf of Scholar Bit Society, I would like